दोस्तों नमस्कार। एमएसएमई की पाठशाला में आज हम सीखेंगे कि अगर एक एसएमई या एक स्टार्टअप अपनी कंपनी के लिए पब्लिक इशू निकालना चाहे, यानी वो आईपीओ करना चाहे अपनी कंपनी का और पब्लिक से पैसा लेना चाहें, तो उसके क्या तरीके हैं। और ये जो पार्ट है ये हमें पढ़ाएंगे नन अदर देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसएमई और स्टार्टअप के हेड श्री अजय ठाकुर जी। अजय जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आपसे सीखेंगे सर एमएसएमई के लिए कि भाई लोन की तो एक बात हो गई, लेकिन जब उनको ज़रूरत होती है कि अब हम बड़ी कंपनीज की तरह हम भी अपनी कंपनी का आईपीओ लाएं, पब्लिक इशू लाएं, तो उनके पास क्या क्या एवेन्यूज़ हैं वो हम आपसे आज जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक लघु और मध्यम उद्योगों का सवाल है, इस बात में कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि वो हमारे देश की इकोनॉमी के बैकबोन है और उसके विकास के लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। तो इसी दिशा में हमने 7 वर्ष पूर्व जो है लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, बीएससी के बैनर के अंदर। और शुरुआती दिनों में लोगों का इसके ऊपर रुझान नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले ओटीसीआई लॉन्च की गई थी जी। तो इसलिए लोग इतने इसके बारे में पॉजिटिव नहीं थे। तो हमने ये एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और सारे नए स्टेक होल्डर इसमें लेके आए, जो पूरा नया इकोसिस्टम हमने बनाया। अब इस बात की हमें जानकारी है कि अगर किसी कंपनी को पैसे उगाने हैं और पैसे लेने हैं, तो या तो शुरुआती दिनों में वो खुद के पैसे से अपना काम करते हैं, लेकिन विकास नहीं हो पाता, फिर बैंक से जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन उनके पास आती है। तो उसको दूर करने के लिए हमने एक ये रास्ता अपनाया कि हमने उनको कहा कि अब जो है ये एसएमई प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपकी इक्विटी है, आप अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करो, पब्लिक के पास जाओ और आप फंड रेज करो, और इसके तहत आपका जो है विकास जो है और तेज़ी से हो सकता है। और एक बार आपका विकास हो गया तो हम आपको और भी एक रास्ता मुहैया कराते हैं, जिससे आप जो है एक लघु और मध्यम उद्योग के प्लेटफॉर्म जो है एसएमई पे, वहाँ पे से आप मेन बोर्ड में भी जा सकते हो जब आप अपने आप को बड़े कर लोगे। तो ये हमने आज ये प्लेटफॉर्म खोला। जैसा मैंने कहा, शुरुआती दिनों में कुछ मुश्किलें थी, लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से व्यवस्थित हो चुकी है। और इसमें अब ये कंपनियां, अगर आप देखें, आज 312 कंपनियां यहाँ पर सूचीबद्ध हैं। अच्छा। और 312 कंपनियों ने 3400 करोड़ रुपये मार्केट से इन्होंने उगाए हैं, और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के दिन में 18,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट, बहुत अच्छा विकास हुआ है जी। और इसके लिए हालांकि हमें अथक प्रयास करना पड़ा। और अगर आप देखें तो विगत 7 वर्षों में हमने करीब 1800 से ज़्यादा सेमिनार किए। आशीष चौहान जी, हम और हमारे जितने भी लोग हैं वो मैदान में देश के कोने कोने में गए, और हम आज अभी तक करीब करीब 28,000 प्रमोटर से मिल चुके हैं। तब जाके कहीं 400 कंपनियां परिणत हुई जो आई है बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लिस्टिंग कराने के लिए। जी। तो अगर हमारी एक कोई एमएसएमई है, तो वो क्या क्राइटेरिया होंगे कि अगर कोई हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहें कि भाई क्या मैं अपनी एमएसएमई को, मैं इसमें ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो आपका जो एसएमई एक्सचेंज है खास तौर से, ये माने एसएमई के लिए है, और मैं स्टार्टअप के बारे में भी पूछूंगा, बट अगर अभी कोई एग्जिस्टिंग यूनिट है तो उसको कौन सी कंपनी ऐसी है जो आप समझते हैं कि वो आपके यहाँ पर लिस्ट हो सकती हैं? देखिए, हमने इसमें एसएमई प्लेटफॉर्म पे सेबी ने भी और हमने भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाले हैं जी। कि कौन सी कंपनियां जो है लघु और मध्यम उद्योगों के जो व्याख्या है उसके अंतर्गत आएगी। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम जो एमएसएमई एक्ट है 2006 वाली, उसके अनुकूल नहीं काम करते हैं। अच्छा, हमारा जो डेफिनेशन है, वहाँ डेफिनेशन जो है और हमारी डेफिनेशन में बहुत अंतर है। ओके। हम वो डेफिनेशन के अनुसार नहीं चलते। हमारी डेफिनेशन ये है कि अगर आपकी जो है पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल जिसको कहते हैं वो 25 करोड़ तक है, तो आप अपनी कंपनी को एसएमई प्लेटफॉर्म पे सूचीबद्ध कर सकते हो। चाहे उसके लिए आपके प्लांट और मशीनरी में भले 50 लाख की इन्वेस्टमेंट हो या 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके। उसके अलावा जो हमने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, जो अगर कोई भी कंपनी जो है उसको मीट करती है, कोई भी कंपनी उसको अगर उस पर खड़ी उतरती है, तो वो अपनी कंपनी को हमारे यहाँ पे लिस्ट करा सकती है। इसमें हमने ये कहा है कि कंपनी की जो है 3 साल तक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, 3 साल की हिस्ट्री होनी चाहिए, उसमें से 2 साल कंपनी प्रॉफिट करती हुई हो, और उनकी जो नेट टेंजेबल एसेट्स है
वो 3 करोड़ की होनी चाहिए। अच्छा, एग्जिस्टिंग 3 करोड़ की नेट उनकी- टेंजिबल एसेट होनी चाहिए, 3 साल वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, जिसमें से 2 साल प्रॉफिट करती हुई कंपनी। अच्छा, 2 साल, जैसे मान लो शुरू के 2 साल प्रॉफिट में हुए, लास्ट का साल अगर लॉस में हो गया, तब भी आप उसको कंसिडर हाँ, करेंगे? उसको हम कंसिडर करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो कंपनी है वो 3 साल की एग्जिस्टिंग कंपनी होनी चाहिए कम से कम, जी जी जी। 2 साल प्रॉफिट में होनी चाहिए, चाहे शुरू के 2 साल हो या पहले दो लास्ट 3 सालों में से 3 सालों में लास्ट से का कोई साल। 2 साल जो है उनका उस कंपनी में प्रॉफिट होनी चाहिए, और कंपनी की जो नेट टेंजिबल एसेट है वो 3 करोड़ की होनी चाहिए। और पोस्ट इशू जो ये होना चाहिए उसका, पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, वो 25 करोड़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए, 25 करोड़ के नीचे होनी चाहिए। अच्छा अजय जी, क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि भाई जो कंपनी 3 साल से कम पीरियड में अभी है, 1 साल या 2 साल पुरानी है, क्या वो भी इसमें आ हाँ, सकती उसमें हैं? हमने उनको दिया है आने के लिए, लेकिन उसमें हमने ये कहा है कि कम से कम किसी भी इंस्टीट्यूशन की उसमें एदर इक्विटी के रूप में या डेट के रूप में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन या बैंक की उस कंपनी में डेट या इक्विटी के रूप में पार्टिसिपेशन है, हाँ, तो भले वो कंपनी 3 साल अपनी पूरी नहीं की हो, 2 साल ही हो, तो भी हम उसको यहाँ पे अपने एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग करने के लिए हमने उनको परमिशन दिया हुआ है। मतलब अगर एक कंपनी है वो 2 साल पुरानी या 1 साल पुरानी है, उसने बैंक से लोन ले रखा है और अब वो चाहते हैं कि भाई मैं पब्लिक इशू में आपके एक्सचेंज के ऊपर हम आ जाएं, और उसका उस साल प्रॉफिट या लॉस होना जरूरी है अगर वो नहीं, 1 साल? तब हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते। अच्छा, उसको अगर मान consider- लीजिए 2 साल ही हुआ है तो वो जरूरी नहीं कि 2 साल हाँ, में प्रॉफिट की हो। हाँ, हाँ, तो हम उसमें ये देखना चाहते हैं कि इसलिए हमने कहा कि अगर बैंक या इंस्टीट्यूशन का एदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी या डेट के रूप में कोई भी पार्टिसिपेशन है, जी, तो वो कंपनी अपने आप को एसएमई प्लेटफॉर्म पे ला सकती है। पर उसमें कंडीशन वही होगी कि 3 करोड़ की जो नेट, लेकिन 3 करोड़ की नेट टेंजिबल एसेट वाली जो कंडीशन है वो और 25 करोड़ की पोस्ट मैक्सिमम पेड अप कैपिटल जो है कैपिटल है वो भी इसमें जरूर होगी। अच्छा, इसमें मैं ये और जानना चाहूँगा आपको इसमें कि आप, एक कंपनी है जो ये कैपिटल वाली रिक्वायरमेंट तो पूरी करती है, और अगर 3 साल पुरानी है तो प्रॉफिट में भी है, या 3 साल से नई है तो उसने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से कोई लोन ले रखा है या कोई इक्विटी पार्टिसिपेशन है, आप इसमें टर्नओवर या प्रॉफिट का कोई क्राइटेरिया नहीं रखते? नहीं, हमने टर्नओवर और प्रॉफिट को कुछ क्वांटिफाई नहीं किया है, क्योंकि टर्नओवर, प्रॉफिट, ये सब जो है ये वैल्यूएशन के नियम हैं। जी, जो वैल्यूएशन के नियम हमारे अंतर्गत नहीं आते हैं, वो इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स और मर्चेंट बैंकर्स से इनके वो आते हैं, उनके कार्य में आते हैं, कार्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ उनके दायरे में आते हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो वो उनको ये लेना है। कभी कभी क्यों ऐसा होता है कि कोई कंपनी 2 साल ही पुरानी है, प्रॉफिट अभी उतनी नहीं दिखा रही है, लेकिन उनको इन्वेस्टर से अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को उसमें स्केलेबिलिटी नज़र आती है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो 10 साल से भी एग्जिस्टेंस में, लेकिन उसमें इन्वेस्टर्स को स्केलेबिलिटी नज़र नहीं आती है। तो हम उस क्षेत्र से अपने आप को बाहर रखे हुए हैं, लेकिन जो हमारे क्षेत्र है उसमें हमने जो हम रेगुलेटरी गाइडलाइंस बना सकते हैं, उसमें हमने ना टर्नओवर को इसमें लिया है और ना हमने प्रॉफिट को लिया है, लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि उस कंपनी में प्रॉफिट्स होनी चाहिए। अच्छा अजय जी, ये आपके, चलिए आप तो इतने सालों से मैं देख रहा हूँ आपको डेडिकेटेडली, आप तो मुझे लगता है कि सपने में, दिन में, रात में आप तो बस ये ढूंढते रहते हैं कि भाई कौन सी एसएमई है जिसको मैं यहाँ लाकर जो ठीक हो उनको मैं लिस्ट करा दूँ। आपका जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि किस तरह की कंपनी, अगर कोई कंपनी आना चाहे, मान लो कोई कंपनी है वो कहे कि कई बार होता है लोगों की, यार मेरी 2 करोड़ की टर्नओवर है, 20 लाख का प्रॉफिट है, तो उनको भी लगता है कि हम भी क्या अपना आईपीओ ला सकते हैं। कोई अगर एक ऐसा मोटा मोटा थंब रूल अगर आप बताना चाहें बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस कि भाई किस तरह की कंपनी जो आई हैं पब्लिक इशू के लिए, उनको कम से कम कितना टर्नओवर करीब हो तब वो सोचें ऐसी बात, या कितना इन्वेस्टमेंट अगर वो देख रहे हैं तब वो इस प्लेटफॉर्म पर आएँ? देखिए, क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके ऊपर हम जो है ज़्यादा विचार नहीं कर सकते जी, क्योंकि हमने ऐसी भी कंपनियां देखी जिनकी टर्नओवर काफ़ी रही लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं रहा। और हम विगत 7 सालों में हमने ऐसे भी देखा कि 10 करोड़ की कंपनी जिसकी प्रॉफिट 50-75 लाख की थी, आज वो 100 करोड़ की टर्नओवर 30 करोड़ की प्रॉफिट हो गई। तो यहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं लगता है कि कोई बड़ी टर्नओवर वाली कंपनियों की ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि किसी ने इसी तरह मार्केट में एक बार कहा था कि हम तो ऐसी कंपनियों को चुन के लाते हैं जिनकी टर्नओवर भी अच्छी हो, प्रॉफिट भी अच्छी हो। तो हमने उसके ऊपर नहीं ध्यान दिया, हमने ये ध्यान देखा कि अगर हो सकता है इसमें कुछ हीरे निकल जाए जिनकी आज भी प्रॉफिट आज
प्रेजेंट जो उनकी सिचुएशन है उस सिचुएशन में उनकी टर्नओवर प्रॉफिट उतनी ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में प्रॉफिट, तो बिजनेस है, इसमें कोई भी चीज़ निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती है, और इसलिए हम उस कार्य क्षेत्र में हम कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। जहाँ तक ये एसएमई प्लेटफॉर्म का सवाल है, या मेरे दिन रात मेहनत करने का सवाल है, या इवन हमारे जो आशीष जी हैं उनका है, या बाकी लोगों का है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका है, तो हमारा सिर्फ लिस्टिंग का उद्देश्य नहीं होता है। हमारा जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि हम समझते हैं कि लिस्टिंग से क्या वैल्यू डेवलप हो सकती है जी, और इसमें लघु और मध्यम उद्योगों का जो है विकास निहित है। जब तक वो डेट और इक्विटी को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तब तक उनका विकास जो है संभव नहीं है, और ये हमने देखा है। ये ऐसा नहीं है कि अपने ही देश में देखा, हमने विदेशों में भी देखा है इस बात को। तो हमारा यही एक प्रमुख कारण है कि, और अगर आप देखें तो हमने ये एसएमई प्लेटफॉर्म कोई बीएससी में बहुत बड़ी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किया, हमने काफ़ी कम फी रखा हुआ है वहाँ। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में एसएमईज़ को लेके आएँ, उनके विकास के ऊपर ध्यान दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न हो और देश की जो ग्रोथ है, जीडीपी जो है वो बढ़े। तो ये हमारा जो है इस उद्देश्य से हम आज कार्यरत हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और तो इसका मतलब मैं ये समझा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा ये देखना चाहते हैं कि भाई इस बिज़नेस में आज तो ठीक है, ये उनको ये भी लग सकता है कि आज टर्नओवर ज़्यादा हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्केल करने की गुंजाइश नहीं है तो शायद वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते होंगे। और जहाँ उनको लगता होगा कि आज अगर प्रॉफिट कम भी है और इसको हम इन्वेस्ट करके इसमें और स्केल इसका ज़्यादा बढ़ सकता है और प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो शायद उनका इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट वहाँ शायद कुछ ज़्यादा होता होगा। देखिए, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है, इन्वेस्टर्स आजकल जो है बहुत विद्वान लोग हैं जी, और उनकी प्रॉपर एनालिसिस होती है। तो हम जो है उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न नहीं कर सकते। जी, जी, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स जितने भी होते हैं, हम उनकी वो आते हैं, कंपनीज देखते हैं, उनके ऊपर बहुत ही उनकी जो है बहुत विश्लेषण करते हैं उसका, और फिर इस बात पे वो आते हैं निष्कर्ष पे, इस बात के निष्कर्ष पे आते हैं कि उनको इन कंपनियों में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं। तो हम लोगों ने कितनी बार देखा है कि कुछ कंपनियां जो हमें लग रहा था कि इसमें इन्वेस्टर्स का शायद ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, उसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं, और जहां लगा कि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ गया। तो हमने ये बहुत सारी चीज़ें विगत 7 सालों में देखी है, और हमने विकास भी देखा है, कंपनियों के शेयर्स में भी परफॉर्मेंस देखे हैं, और कुछ शेयर्स में मार्केट कंडीशन के चलते परफॉर्मेंस नहीं भी देखा है जी। तो, लेकिन उनके बिजनेस में हमने ग्रोथ देखा है। और शेयर मार्केट से ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पे अगर कंपनियाँ अच्छी करती रही और कंपनियों में पैसेंस रहा तो पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। हमने देखा है, अगर आप इतिहास उठा के देखें बॉम्बे बीएससी का, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी थी जो पहले 10 साल में उनको बहुत जो है स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो उसमें विकास हुई, उसमें ना ही सिर्फ प्रमोटर्स का विकास हुआ बल्कि इन्वेस्टर्स का भी विकास हुआ, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, और साथ में देश का भी बहुत बड़ा विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो हम यही प्रमोटर्स को कहते हैं कि भाई अगर आपको इतने अच्छे पैसे नहीं मिले तो आप इतना घबराएं नहीं, आप हर चीज़ में थोड़ी सी आपको जो है धैर्य रखनी पड़ती है, और जिस समय का पहिया घूमेगा उस समय आपका भी विकास जो है काफ़ी तेज़ी से होगा। बिल्कुल। तो इनको प्रमोटर्स को देखिए, हम जो है ना सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं, हम प्रमोटर्स के साथ मिलके, जहाँ तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमको अलाउ करता है, हम कोशिश करते हैं कि उनको वो फैसिलिटेट करें, ऐसी प्रोवाइड करें, ऐसी हैंड होल्डिंग करें कि ताकि वो धैर्य के साथ अपने कार्य में तल्लीन रहे, बिजनेस में तल्लीन रहे। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा आएगा ही, पैसा को कहीं और जाना नहीं है। अच्छा जी, जैसे आपने 300 से ज़्यादा आपने बताया कि भाई आपने सब दिन रात मेहनत करके 300 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर लिस्ट कर दी हैं अभी, तो इनमें कुछ ऐसा भी होता है कि भाई मैं अपनी कंपनी को लेके जाऊँ और वहाँ जाके जब मैं उसको लिस्टिंग के लिए लेके जाऊँ, सब फॉर्मेलिटी पूरी कर दूँ, उसके बाद जो पैसा आना था जितना, वो पता चले कि वो जो इशू है वो फेल हो गया और मेरे पैसे जो थे वो भी बर्बाद हो गए, ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए, और मुझे जो पब्लिक इशू है वो भी नहीं आ पाया। तो उसके लिए कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई तरीका है? हाँ, तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, और मेरे ख्याल से आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी लघु और मध्यम उद्योगों के आज प्रमोटर्स हैं उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब हमने जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जब हमने मंथन किया था, सभी के साथ हमारी मंथन हुई थी, तो उस समय ये प्रावधान रखना बहुत ज़रूरी था कि लघु और मध्यम उद्योग जब अपनी इशू लेके आए तो उसमें उनको कुछ खर्च करने पड़ेंगे। तो ये इस चीज़ की उसमें प्रावधान होनी चाहिए कि ये इशू फेल ना हो। जी।
तो इसलिए इसमें इन्होंने क्या किया, 100% अंडर राइटिंग का क्लॉज डाल दिया ओके। कि मर्चेंट बैंकर को ये गारंटी लेनी पड़ेगी कि हम ये सारी इशू को 100% अंडर राइटिंग करेंगे। और ये प्रावधान होने के चलते भी हमको शुरू में संघर्ष करना पड़ा था कि मर्चेंट बैंकर इसलिए नहीं आना चाहते थे, क्योंकि ये मेन बोर्ड में ये प्रावधान नहीं था जी। लेकिन लघु और मध्यम उद्योगों में हमने ये प्रावधान डाला, और ये प्रावधान होने के चलते बहुत सारे मर्चेंट बैंकर्स जो थे वो डर रहे थे, क्योंकि इस समय मार्केट भी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज मुझे ये गर्व के साथ करना पड़ेगा कि ये बड़ी अच्छे से ये पूरी सिस्टम चल रही है, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि आज के दिन में कोई भी इशू फेल ना हो। यहाँ तक अगर आप देखें तो ये भी 312 कंपनियाँ हमारे यहाँ पे सूचीबद्ध हुई है, ये सब फेल नहीं हुई, ये सब जो है इशू आई है और लिस्टिंग हुई है इसकी। और कहीं ना कहीं पे प्रमोटर को ऐसा लगता है कि उसके इन्वेस्टर्स नहीं आ पा रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा इशू डिले कर देते हैं ताकि वो इन्वेस्टर्स को मर्चेंट बैंक और प्रमोटर मिल के कन्विंस करें। जी। तब भी ऐसा लगता है तो उनको लगता है कि अब इस समय सही नहीं है तो हम कुछ दिन के बाद खोल रहे हैं इशू। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इशू ओपन होने के बाद 99.9% केसेस में अच्छा, ये इश्यूज डिवॉल्व नहीं होते। मतलब अगर आप देखें तो पिछले विगत कई सालों में कोई 2-4 केस ऐसे हुए होंगे जहां हाँ, अगर आप बीएससी की हिस्ट्री देखें तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ। अच्छा, कोई केस नहीं ऐसा हुआ। कोई केस नहीं। मतलब जितने लोग आए आपके, जिन्होंने भी इशू ओपन किया है वो हाँ। इशू डिवॉल्व नहीं हुआ है, अनलेस अनटिल प्रमोटर ने चाहा कि भाई अभी रुक जाओ, जी, अदरवाइज डिवॉल्व इशू नहीं हुआ। तो यानी एक बार अगर हमने मन में ठान लिया और पूरी तैयारी अच्छे से कर ली और मर्चेंट बैंकर को भी साथ में ले लिया, उन्होंने अंडर राइटिंग उसको कर दिया, तो फिर इसका मतलब जो हमारा इशू ओपन हुआ वो पूरा पैसा आ जाता है, सक्सेसफुली कंपनी में आ जाता है। आ जाए। अच्छा अजय जी, एक चीज़ और, चलिए पैसा तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक कॉस्टिंग के ऊपर बात आती है, क्योंकि जब बात करते हैं कि भाई पब्लिक इशू, तो लोग घबरा जाते हैं कि यार अच्छा पब्लिक इशू के लिए भैया वहाँ तो 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, हम 5 करोड़ का पब्लिक इशू लाएंगे और 5 करोड़ रुपए का तो खर्चा हो जाएगा। तो कॉस्टिंग के ऊपर कुछ हमें ज़रा बताइए कि इसके में खर्चा कितना आता है। जहाँ तक बीएससी का सवाल है, बीएससी तो कुछ खास चार्ज नहीं करती, हम साल के 25,000 रुपये लेते हैं, तो समझिए कि वो कोई कॉस्ट नहीं होता है जी। लेकिन हाँ, एक एसएमई लिस्टिंग में एक कॉस्ट है जी, लेकिन वो 5 करोड़ नहीं है, वो 40 से 50 लाख रुपये तक ही आती है। अच्छा, ठीक है, या जो जितना भी फंड वो रेज करते हैं उसका अगर हमने देखा है जो कि 5 से 7% जो है उसका खर्चा आता है। अच्छा, लेकिन इसमें भी प्रमोटर्स के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। जब मैं ये कहता हूँ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस, तो जितना कॉस्ट रहता है उसका सिर्फ 10 to 15% कॉस्ट जो है उनको इशू फाइलिंग तक आता है। अच्छा, बाकी जितने भी कॉस्ट हैं 90% ऑफ 85 to 90% जो उसके खर्चे हैं वो लिस्टिंग हो जाती है, फंड आ जाता है, फिर उसमें से कट करके उनको दिया जाता है। तो इसलिए कोई ऐसा आउट ऑफ द पॉकेट जो प्रमोटर्स को ये डर रहता है कि नहीं भाई हमको पहले तो पैसे फ्री दे देने हैं, ठीक है, उसके बाद कितना पैसे आएंगे नहीं आएंगे वो तो बाद में देखा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बड़े लोगों में ये प्रश्न उठते हैं कि हमें इतनी फी देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 10% to 15% जो है आपका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस है, क्योंकि जो इसमें बहुत सारे नियम जो हैं बहुत सारे खर्चे हैं जो रेगुलेटरी खर्चे जिसको हम कहते हैं, वो मर्चेंट बैंकर खुद पॉकेट से तो नहीं खर्चा करेगा, तो उसके लिए लेता है, लेकिन वो अपना फ़ी नहीं लेता है। अच्छा, हाँ, उतना ही से वो उनको चार्ज करता है जो 10 से 15% के आसपास रहता है, और बाकी जो है लिस्टिंग हो जाने के बाद कंपनी में पैसे आती है तो कट करके उसमें से उनको देता है। तो मतलब मैं ये समझा, अगर मोटा मोटा सा मैं कैलकुलेशन हम देखें कि अगर कोई 5 करोड़ का सपोज एक पब्लिक इशू लाना चाहते हैं, तो जैसे आपने कहा कि भाई 5-7% का खर्चा होता है, तो 25-30 लाख रुपए मान लो उसका खर्चा हुआ। आप कह रहे हैं कि उस 25-30 लाख में ये तो खर्चा हो गया फंड रेजिंग का, उसके अलावा जो बाकी रेगुलेटरी खर्चे हैं वो होते हैं। वो लगभग कितने होते हैं? वो तो कुछ नहीं, 25-30 लाख रुपए अच्छा, हो जाता है। चलिए वो 1 लाख रुपए तक और मान लें, हाँ। तो 25-26-30 लाख रुपए उसका खर्चा हुआ। 30 से 35, आप 30 से 40 30 लाख से 40 के बीच में खर्चा हो गया। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका 10% के करीब तो भैया पहले देना पड़ेगा। आप समझो कि 10 लाख मैक्सिमम आपको पहले देने हैं। हाँ। बाकी सब जो भी खर्चे आएंगे हाँ। वो सब आपको लिस्टिंग के उपरांत, हाँ। जब 5 करोड़ रुपया आपके पॉकेट में आ गए, हाँ। मतलब आपके इसमें खड़े हैं, तो जो वो बाकी 50 लाख या 40 लाख जो भी हैं वो उसमें से डिडक्ट होकर के 4 करोड़ 60 लाख रुपया आपको दे दिए जाएंगे। ये तो एक ऐसी खबर आपने बता दी कि मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ आपने सेमिनार की होगी, जहाँ आपने एमएसएमई को समझाया होगा, उनको तो ज़रूर पता होगा। उसके अलावा तो अगर मैं कहूँ कि ये पूरे भारतवर्ष में शायद ये खबर तो पता ही नहीं होगी लोगों को कि भाई ऐसा भी होता है क्या।
देखिए क्या है कि जो हमने देखा है, जो प्रमोटर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, तो उनके मन में जो सबसे बड़ी आशंका है वो फ़ी को लेके ही नहीं है। फ़ी की आशंका जो है वो थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन जो सबसे बड़ी आशंका है, जो ये मैं सीरियस प्रमोटर्स जी की बात कर जी रहा हूँ, वो उनमें कहीं ना कहीं ये मन में रहता है कि शायद लिस्टिंग के बाद उनको बहुत सारे नियमावली को जो है फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं यही सोच इसका मेरा इसके बाद मैं यही पूछना चाह रहा था कि भाई कंप्लायंसेस के ऊपर। हाँ, कंप्लाइंसेस के ऊपर उनके मन में जो है ना जी कहीं बहुत बड़ा एक जो है फियर फैक्टर जिसको जी कहते हैं, जो एक डर की भावना उनके मन में रहती है कि सर बहुत सारे, और मैं जो है अपने जो दिनचर्या वाले कामों हैं उनको छोड़ कर हमको इसमें ही जो हाँ, है इसी अपने में आप लग को जाना ध्यान पड़ेगा। रखना पड़ेगा, लग जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने एसएमई प्लेटफॉर्म पे जो है जो भी पोस्ट लिस्टिंग कंप्लाइंसेस जिसको हम कहते हैं, उसमें हमने काफ़ी जो है रिलैक्सेशन डाला है, ढीलापन रखा है उसमें हमने ये कहा है कि आप जो है आपको हाफ ईयरली जो है अपने रिजल्ट्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमारे पास जो है आपको जमा करने पड़ेंगे, वो भी फिजिकल फॉर्म में। अच्छा। आप ऑनलाइन हमारे पास सबमिट करें, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप हमारे यहाँ पे सबमिट करें और साथ ही अपने वेबसाइट पे उसको डाल दें, बस आप इतना ही है। और हाफ ईयरली रिजल्ट भी जो है अनऑडिटेड होगा तो चलेगा, विथ लिमिटेड रिव्यू के साथ आप हमारे पास करिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो आपके ऑलरेडी रजिस्ट्रार के पास रहते हैं, जो आपको देने हैं। ये तो दो कंप्लाइंसेस हैं, और ईयरली आपको ऑडिटेड तो रिजल्ट, इसमें वो तो साथ आप में ऐसे जो करते हैं। पेपर में ऐड देना होता है वो आईपीओ के टाइम में, नहीं उसके बाद में हाफ नहीं, ईयरली। हाफ ईयरली रिजल्ट का ऐड देने की ये जो है इसमें छूट है। अच्छा, वो खर्चा भी नहीं वो करना है। खर्चा भी नहीं करना है। तो ओके। हमने इसीलिए आपको कहा कि एसएमई लिस्टिंग में जो खर्चे हैं वो बहुत Limited। कंट्रोल्ड है, बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो वो भी नहीं है, तो आपको किसी पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं देना है, न्यूज़पेपर में नहीं देना है। आप सिर्फ अपने वेबसाइट पे, और बीएससी को आप सारी इन्फॉर्मेशन दें, बीएससी खुद अपनी वेबसाइट पे उसको पब्लिश करती है। तो यहाँ पे है। फिर साथ में हाँ, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि आपने पब्लिक मनी यूज कर रहे हो, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं। तो ये आपको है, यानी बोर्ड जो होगा, जितना बड़ा बोर्ड होगा उस उसका बोर्ड के जो 1/3 मेंबर्स है 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। तो ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये आप अपॉइंट करेंगे? नहीं, कंपनी अपॉइंट करती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करके अपने पास रखती है। अभी तक जितनी भी कंपनियां हमारे यहाँ पे लिस्ट हुई है, उसमें से किसी भी कंपनी ने कंप्लायंस के ऊपर आज तक कोई भी परेशानी नहीं दिखाई है। कुछ कंपनियों ने तो खुद से क्वार्टरली कंप्लायंस की तरफ अग्रसर हुए हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आप कहते हैं कि हाफ ईयरली, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो हम तो क्वार्टरली क्वार्टरली करेंगे। अब हमने उनसे उसके बाद कारण पूछा, बोला सर ये कुछ है ही नहीं, इससे तो हमारी बिजनेस और अच्छी होती है। जो हमको पहले 6-6 महीने 8-8 महीने पता नहीं चलता था कौन सी चीज़ें कहाँ कैसे चल रही है, आज वो हमारी टेबल पे रहती है, हर महीने रहती है, हर 15 दिन पे रहती है। तो इससे हमारी बिजनेस को ही हमें बढ़ाने में और उसके ऊपर कंट्रोल रखने में हमें बहुत सहायता मिला। और साथ में इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी शायद बढ़ता होगा कि भाई कंपनी। इन्वेस्टर्स क्या है, देखिए आप हमारे हमेशा कहते हैं, जो फंड रेज थ्रू इक्विटी इज सेफेस्ट मोड फॉर द प्रमोटर्स, जी। बट फॉर द इन्वेस्टर्स द रिस्केस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो इन्वेस्टर्स कैसे समझेगा कि आप कंपनी में क्या कर रहे हैं, वो क्यों आप में पैसे अपने लगाएगा, हार्ड अर्न मनी है, तो वो पैसे तभी लगाएगा जब आप सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करो। बिल्कुल। तो उनको उसी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो आपके दिनचर्या कार्य में तो हस्तक्षेप कर नहीं रहे हैं, तो कम से कम जो आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिजल्ट देते हैं, उससे उनकी आपकी कंपनी में क्या ग्रोथ है, कैसी आपकी बिजनेस चल रही है, वो सारी चीज़ों का उनको पता रहता है। तो आपके ऊपर जो है ना, इसीलिए कहते हैं कि लिस्टिंग से प्रमोटर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, विश्वसनीयता जो है प्रमोटर्स की, वो आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने रख रहे हो, उनसे ही आपकी जो है विश्वसनीयता बढ़ रही है, और आपकी विश्वसनीयता जितनी बढ़ेगी उतनी ही आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी। आपने एक बात बीच में बोली बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कहा कि भाई वो आपके डे टू डे वर्किंग में तो वो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे। जब हम बात करते हैं एमएसएमई से, तो उनका एक डर और होता है अजय जी, वो कहते हैं कि भैया पब्लिक इशू ले आएंगे तो वो जो इन्वेस्टर है वो तो रोज़ हमारी छाती पे बैठे रहेंगे, यहाँ पे कंपनी में आके कहेंगे ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये देखेंगे वो देखेंगे। ऐसा ये डर उनका ठीक है, या ये डर उनका एक निराधार है? बिल्कुल ये निराधार है, मिथ कह सकते हैं, ये एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई भावना है उनके मन में, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है ना, वो इतना कोई इन्वेस्टर इंटरफेयर नहीं करता है। वो नॉर्मली देखता है आपकी जो है से कि कैसी रिजल्ट है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो टाइम पे दे रहे हो, या आपके कोई बिजनेस आपको मिला तो आपने वो इन्फॉर्मेशन हम एक्सचेंज को प्रोवाइड किया कि नहीं,
आप में कोई अच्छी न्यूज़ है तो वो प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं, आप जो है कोई निगेटिव न्यूज़ है तो वो भी आप दे रहे हो कि नहीं। क्या होता है कि हम जो है कभी कभी निगेटिव न्यूज़ देने में कतराते हैं कि उससे हमारे शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जब आप पॉजिटिव न्यूज़ देते हो, कोई भी कंपनी की साइकिल हर हमेशा ऊपर नहीं रहती है, बिल्कुल। उनकी नीचे भी जाती है, तो सब समझते हैं कि बिजनेस में ऊपर नीचे होते ही रहता है। लेकिन जब आप वो इंफॉर्मेशन छुपाते हो तो फिर लोगों को आपके ऊपर संदेह होता है, वो परेशानी का सबब है, ना कि निगेटिव न्यूज़ देना। तो मैं जो प्रमोटर्स को हम यही कहते हैं कि आप जितनी ट्रांसपेरेंसी अपनी कंपनी में रख सकें, जितनी खुशी से आप पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं, उतनी ही खुशी से आप निगेटिव न्यूज़ भी दीजिए, ताकि जो है इन्वेस्टर्स को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। तो आप कह रहे हैं कि वो डे टू डे वर्किंग में उनका कोई रोल नहीं होता। अच्छा, ऐसा भी कुछ डर होता है अजय जी, जो प्रमोटर्स हैं कुछ ये डरते हैं कि यार मैं पब्लिक इशू ले आया तो मेरी कंपनी पब्लिक हो गई तो पब्लिक ही ले जाएगी उसको, मतलब ये जो मुझे बाहर कर दें और ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो ही कंपनी को कंट्रोल कर लेंगे। देखिए उसके लिए मतलब कोई आपने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बनाया होगा नियम कि जिससे ये कंपनी उनकी कोई और ना ले जा सके। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जब आप डाइल्यूट करते हो तो कितना डाइल्यूट करते हो। आप 25% डाइल्यूट करते हो, ठीक है। जब 25% डाइल्यूट करते हो तो नियम है एसएमई में कि मिनिमम 50 इन्वेस्टर होने चाहिए, लेकिन हमने ऑन एन एवरेज देखा है कि हर कंपनी में 200 इन्वेस्टर होते हैं। जब आप 200 इन्वेस्टर के पास 25% शेयर अलग अलग हैं तो कोई भी इन्वेस्टर कैसे आपकी कंपनी को टेक ओवर कर सकता है? वो हो ही नहीं सकता। अगर हाँ, एक इन्वेस्टर के पास अगर 25% शेयर हो या 26% शेयर हो तो कर सकता है। टेक ओवर कोड भी तभी होता है जब हम 25% को कोई व्यक्ति ब्रीच करता है जी, ठीक है। तो जब वो हो ही नहीं सकता है तो असंभव है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको रिलायंस का एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस में तो अगर आप प्रमोटर्स को आप देखें तो 38 to 40% शेयर्स है, 60% पब्लिक है। लेकिन ऐसा कभी हुआ? अगर आप इतिहास उठा के देखें तो हार्डली किसी कंपनी में हमने ऐसा कुछ देखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें निराधार है कि बहुत ज़्यादा जो है हस्तक्षेप होगा या बहुत सारे लोग जो है प्रश्न करेंगे, ऐसा नहीं है। आप बिजनेस कीजिए, पूरी तरह से अपनी जो है पारदर्शिता रखिए और सारी जो है जितने भी सूचनाएं हैं उसको समय समय पे आप जो है उपलब्ध करवाइए। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई आपके लिए डरने की बात नहीं है। हाँ, मतलब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ट्रांसपेरेंट रहना है, कंप्लायंट रहना है जो भी रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट भी बहुत आपने कम की हुई है। अच्छा जी, एक बात और, ये तो आपने बता दिया कि भाई 1 साल पुरानी कंपनी भी आ सकती है या 3 साल पुरानी है तो प्रॉफिट में है तो वो यहाँ आ सकती है, या और आपने जो भी उसकी नियम कायदे बड़े आपने साधारण और एकदम बिल्कुल सिंपल वे में आपने ये बताया। मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद किसी के मन में कोई संशय रहने की कोई ज़रूरत अभी बाकी बची नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो कम से कम क्लियर हो गया कि भाई अब मैं अपनी कंपनी का पब्लिक इशू लाना चाहूँ तो कैसे ला सकता हूँ। इसमें 2 चीज़ और, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर जब मैं डिसाइड कर लूँ कि भाई ये सब मेरी जो रिक्वायरमेंट है ये तो सब मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ, ये अब मैं पब्लिक इशू लाना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? मतलब अपने पेपर लेके मैं किस दरवाजे पर जाऊँ कि भाई मैं पब्लिक इशू लाना चाहता हूँ, तो मेरी इसमें अब आप कुछ मदद करो। हाँ, तो देखिए कोई भी व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे हैं प्रमोटर जो समझ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ या किधर जी। तो हमारे लोग हैं, हमारे नंबर्स भी जो हैं वेबसाइट पे हमारे अवेलेबल है bscsme.com पे। ये हम दे देंगे नंबर यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे, बिल्कुल आपके सारे नंबर्स लिख देंगे आपको कहीं भी। और इसके अलावा भी जो भी पब्लिक इशूज फाइल हुए हैं वहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स जो मर्चेंट बैंकर्स ने उन इशूज़ को किया है उनकी भी आपको लिस्ट मिल जाती है। लेकिन तब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएँ, उनसे समझें, और वो अगर किसी मर्चेंट बैंकर को हमको बुला करके उनसे इंट्रोड्यूस कर दे तो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हमारा दरबार जो है, हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। किसी भी समय हमने देखा है कुछ लोगों को 10-10 बजे रात में भी फ़ोन करते हुए, तो हमारे यहाँ ना हमारे किसी कोई ऑफिशियल जो है फ़ोन उठाने में कतराते हैं। हम इसे अपना धर्म समझते हैं। तो हम तो जितना हो सकता है उनको हम बड़ी अच्छी से उनको ये हैंड होल्डिंग करती है, और उनको अगर मर्चेंट बैंकर की ज़रूरत है तो हम मर्चेंट बैंकर्स को भी रेफ़र करते हैं। तो यानी करना होगा उनको किसी मर्चेंट बैंकर के थ्रू, लेकिन आपकी पूरी सपोर्ट है कि भैया आपके पास आओ, आपसे बात करो। अगर अब भी कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो यहाँ क्लैरिफाई नहीं हुई तो आपसे फ़ोन करके डायरेक्टली अजय जी आपसे बात कर सकते हैं। जी। मैं आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे सकता हूँ क्या? जी, ज़रूर दे सकते हैं ऐसे। और ये फ़ोन्स आते ही रहते हैं, और इसमें हमें अच्छा लगता है जी कि जब प्रमोटर सामने से फ़ोन करते हैं कि सर हमको ये समझना है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। जब प्रमोटर्स मिल के जाते हैं और फिर वो वापस नहीं आते हैं तो हमें बुरा लगता है। ठीक है,
तो हम यही चाहते हैं कि प्रमोटर्स हमारे पास आएँ, अपने सारे संशय, अगर मर्चेंट बैंकर से भी उनका संशय क्लियर नहीं हुआ है तो वो हमसे जो भी वहाँ पे जहाँ पर भी उनको संदेह हो, शक हो, संशय हो या कोई और फैसिलिटी चाहिए तो हम उसे मुहैया कराते हैं। अच्छा, अब एक बात और तो ये तो हो गई एसएमई एक्सचेंज के बारे में, या जो एसएमईज हैं, और आपने बताया कि भैया एसएमई में उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। एमएसएमई की जो डेफिनेशन है आज के दिन में जो प्लांट एंड मशीनरी की है, या आने वाले टाइम में वो टर्नओवर की हो जाएगी अगर चेंज होता है तो, लेकिन उससे आपका मतलब नहीं, आपकी तो रिक्वायरमेंट अलग है, कैपिटल से आपका ज़्यादा आपका मतलब है। कुछ स्टार्टअप्स आते हैं हमारे पास, जी। वो कहते हैं कि भैया मैं तो अपना बहुत बढ़िया, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इस आइडिया को एक्चुअल में धरती पर लाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बैंक के पास जाता हूँ तो बैंक भी थोड़ा बहुत लोन तो दे देता है, लेकिन फिर कहता है कि भाई ज़्यादा पैसा मैं दे नहीं सकता क्योंकि आपके पास भी उतनी पूंजी नहीं है अपनी। अब उसको पूंजी चाहिए तो वो चाहता है कि मैं बाजार से ये क्या पूंजी ले सकता हूँ। तो स्टार्टअप के लिए भी आपके पास कोई समाधान है क्या? जी। स्टार्टअप देखिए, हम तो ये समझ रहे हैं कि इस देश में हम जितने जॉब सीकर्स हैं उतने हम जॉब क्रिएटर्स भी बनाएं, ठीक है। और स्टार्टअप जो है वो एक ऐसा इकोसिस्टम है जो इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने में सहायक हो। बिल्कुल। तो हमें इनको भी आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी चाहिए। वैसे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हैं, और अटल योजना के अनुसार, अटल स्टार्टअप योजना जो है उसमें भी गवर्नमेंट जो है जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर है उसमें काफ़ी पैसे भी उपलब्ध करा दिए। तो जो विचार है उसको लाने के लिए, वास्तविकता में लाने के लिए, तो हैं हर जगह सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर, जिसके थ्रू उनको पूंजी भी दी जाती है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है। अब वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो हम क्या करें? अब बिजनेस आपका आ गया, वहाँ से भी हम तभी भी तो स्टार्टअप ही हैं। हाँ। अब इससे हम आगे क्या करें? 50 लाख करोड़, 1.5 करोड़ का तो हो गया, इसके आगे क्या करें? बिल्कुल। तो हमने क्या किया है कि हमने स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अच्छा। जो हमने दिसंबर 2018 में लॉन्च किया, लेकिन जो सही ढंग से लॉन्च हुआ है वो सितंबर में लॉन्च हुआ, जब 2 कंपनियां हमारे यहाँ पे सूचीबद्ध हुई। अच्छा। और इन दोनों कंपनियों ने 7 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए हैं, जिसमें एक कंपनी जो है आईआईटी इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा भी सपोर्टेड है। ओके। तो अब ये जो है, अभी रिसेंटली हमने एचडीएफसी बैंक के साथ भी एमओयू साइन किया है स्टार्टअप के लिए। तो हम जगह जगह जा करके स्टार्टअप, जो जहाँ जहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम है वहाँ पे हम जा कर ये चीज़ें लोगों में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। अब स्टार्टअप प्लेटफॉर्म में हमने नियम क्या रखे हैं कि अगर कोई कंपनी सूचीबद्ध होना चाहती है तो हमने उसके क्या नियम रखे हैं। तो हमने ये बोला है कि अगर कोई भी कंपनी 2 साल पुरानी है और अगर वो डीआईपीपी में रजिस्टर्ड है एज ए स्टार्टअप और उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव है जी, तो वो कंपनी हमारे यहाँ पे सूचीबद्ध हो सकती है। अच्छा। उसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखे हैं, हमने सिर्फ इतना कहा कि नेटवर्थ उनकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। मतलब पूरी पूंजी उनकी खत्म ना हो गई हो, सीधे एकदम चले गए हो, क्योंकि मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, इसमें थोड़ी तो हमें ये चीज़ों की को देखना पड़ता है। तो इसमें हमने सिर्फ यही कहा है कि 2 साल पुरानी हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी में हो, आईटी में हो, आईटीएस में हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी में हो, ये 3D टेक्नोलॉजी में हो, एस्केलेटन टेक्नोलॉजी में हो, इस तरह की अगर कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टार्टअप है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी स्टार्टअप उन्हीं को आप कंसीडर करें, उनको हम स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि मान लीजिए कि भाई कहता है कि नहीं भाई हम तो डीआईपीपी में रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ। तो हमने कहा कि अगर आप डीआईपीपी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ की होनी चाहिए। अच्छा। तो अगर आपकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ की है, आप डीआईपीपी में रजिस्टर्ड नहीं भी हो, 2 साल पुरानी हो, टेक बेस्ड कंपनी हो, नेटवर्थ पॉजिटिव है, तो आप हमारे यहाँ पे आराम से लिस्ट हो सकते हो और पैसे ले सकते हो, और पैसे हैं, पब्लिक है। असल में अभी हमने पुणे इंक्यूबेशन सेंटर में भी किया, बड़े अच्छे विचारों के साथ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग आए थे, हमने इन्वेस्टर से मीटिंग कराई, तो हम मीटिंग करवा रहे हैं और हम जो है इन्वेस्टर से भी मिल रहे हैं कि भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम भी हमको डेवलप करना है, आप इनको भी देखिए, इनके पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जी, तो आपकी रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा नहीं रहेगी। तो हम इसमें लोगों से मिला रहे हैं कि 10 कंपनी में 2 भी कंपनी चली गई तो काफ़ी फ़ायदा है। बिल्कुल। तो ये भी हमने शुरुआत कर दी है और हमारे लोग आज के दिन में मैदान में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कार्य हो रहा है।
तो हमें ये विश्वास है कि ये भी चल और जैसे आपने बताया 2 स्टार्टअप को तो आप ऑलरेडी 7 करोड़ रुपए दिला चुके हैं। 7 करोड़ रुपया इससे नहीं, हम नहीं दिलाए। नहीं नहीं, मतलब आप उन्होंने- देखिए आपका जो ये मदद है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी जी जी। ठीक है, देने वाला करने वाला तो है, लेकिन एक गाइडेंस, जो सही गाइडेंस है वो मिलनी कि भाई कैसे आप आ सकते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जी। और ये स्टार्टअप के लिए जो आप पब्लिक इशू का जो ये प्लेटफॉर्म लेके आए, मुझे लगता है कि ये तो मोदी जी का भी जो हाँ, उनका जो ड्रीम है हाँ। वो उसको हम जो है इसके थ्रू जो है हम कर देखिए, इस मार्केट में हर व्यक्ति को अपना अपना रोल प्ले करना बिल्कुल, है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट है वो एक सिस्टम प्रोवाइड करती है कि हमारा ये पॉलिसीज है और हम इस रास्ते पे काज करना चाहते हैं। अब जो हम लोग हैं, हम लोग को ये देखना है कि भैया वो पॉलिसीज को हम जो है रियल में एग्जीक्यूट कैसे करें और उसको वो पूरी इकोसिस्टम में कैसे परिणत कर सकें, तो ही जो है विकास संभव है। बिल्कुल। तो इस कारण से हमने इसके ऊपर जो है काफ़ी हम कार्यरत हैं, काफ़ी कार्य कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप यहाँ पे आके लिस्ट हो सकते हैं। अच्छा, अगर अंत में आप ये जो एसएमईज हैं या जो उस तरह की कंपनीज है जो आपके इस एक्सचेंज पर अपने आप को लिस्ट करा सकते हैं, या जो स्टार्टअप हैं जो चाहते हैं इस कंडीशन को पूरी करते हैं, डीआईपीपी रजिस्ट्रेशन या 1 करोड़ की जो नेटवर्थ है उसको, उनके लिए कोई खास कोई मैसेज या उनको कोई खास एक टिप, कोई एजुकेशन कुछ आप देना चाहें? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे जो भी एसएमईज हैं या स्टार्टअप्स हैं, ये जो भी, सबसे पहले आप मन में ये भावना हटाएं कि इक्विटी के थ्रू फंड रेज करना बुरी बात है या आपको कोई डरने की बात है। मेरे ख्याल से आपको ये समझना है कि हमें जो भी इस मार्केट में फैसिलिटीज़ मिल रही है उसका हम कैसे सदुपयोग कर सकें, ना कि उससे दूर भागें। तो हमने ये सारे प्लेटफॉर्म आपको ही मदद करने के लिए बनाए हैं और आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, आपके विकास में हमारा विकास निहित है और हम आपको इसके लिए पूरी तरह से सहयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि ये आपका ये जो बात हमारे साथ हुई, इसको सुनने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि कोई भी क्वेश्चन शायद ऐसा बचा होगा जिसको ये जो एमएसएमई है जो पब्लिक इशू में आना चाहते हैं उनको कहीं किसी तरह की संशय रही होगी। और उसके बाद भी अगर रही है तो आप इतने ओपन है, आपने कहा कि भैया मेरा मोबाइल नंबर दे दो, जिसको ज़रूरत हो मुझसे पूछे, दिन रात सुबह शाम जब चाहे मुझे फ़ोन करे। जी जी, और मैं उनके सवालों का जवाब जरूर दे दूंगा। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए इस एमएसएमई की पाठशाला पर।